नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। आई नो थोड़ा सा चेंज है ना। एक एक एक्स्ट्रा लाइट भी लगाया है मैंने आज। मैं खुद फील ले रहा हूँ, 1.5 साल बाद अपना चेहरा देखा है। सो आज जो हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं उसका उन्वान है, टाइटल है पाकिस्तान मेरी नज़र से, आरजू काज़मी। आरजू काज़मी मोहतरमा की एक वीडियो पर हमने पहले भी रिएक्शन किया है, दिस लेडी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन ये जो चैनल है ये फ़ेस टू फेस है और आई थिंक इसको मिस्टर रिजवान अहमद रन करते हैं। दिस चैनल हैज़ 186K सब्सक्राइबर। तो मुझे नहीं पता, द टाइटल इज़ रियली इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान मेरी नज़र से, आरजू काज़मी। तो लेट्स फाइंड आउट कि इनके नज़रियात क्या हैं। ओके, उससे पहले मुझे खुद अजीब लग रहा है। आप में से शायद कुछ दोस्तों ने जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया है, उनके अलावा भी काफ़ी दोस्तों ने ये देखा होगा। क्योंकि मुझे मैं क्या कर रहा हूँ ना, जितने भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं, जितने भी सजेशंस मुझको आ रहे हैं फेसबुक कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लिस्ट डाउन कर लूँ और वन बाय वन जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कई सारे ऐसे भी वीडियोज़ थे बहुत ज़्यादा डार्क थे, जो कि मैंने उस पर रिएक्शन देना शुरू किया, लेकिन मैंने बीच में वो बंद कर दिया और मैंने लेकिन वीडियो पूरा देखा। ऐसा नहीं कि वो वीडियो गलत है या उनका ओपिनियन गलत है, अपनी समझ के हिसाब से। तो मैं 2-3 वीडियोज़ ऐसे हैं जिस पे मैंने रिएक्शन शुरू तो किया, लेकिन मैंने उसको पूरा नहीं किया। लेकिन मैंने वो वीडियोज़ देखे हैं। कई चीज़ों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, कई चीज़ों से नहीं रखता, लेकिन वो वीडियो बहुत अच्छे हैं। बहुत ही ज़्यादा कड़वी सच्चाइयाँ हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा डॉक्टरेट फैक्ट्स हैं जिनका एक्चुअली कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की गई है व्यू कमाने के लिए, या फिर क्योंकि आप कनेक्ट नहीं हो पाते ना जब किसी वीडियो से, तो फिर वहाँ पे फील होता है। मैं अगर किसी से कनेक्ट नहीं हो पाता तो मैं कोशिश करता हूँ उस पर रिएक्शन ना दूँ, मैं उसको डिस्कार्ड कर देता हूँ अपनी लिस्ट से। क्योंकि कुछ वीडियोज़ ऐसे भी थे जहाँ पे ज़बरदस्ती गालियाँ दी जा रही हैं, ज़बरदस्ती चीज़ें बोली जा रही हैं, ज़बरदस्ती चीज़ों को परोसने की कोशिश की जा रही हैं, शायद किसी एक एजेंडा के तहत या फिर पैसे कमाने के लिए या व्यूअर्स कमाने के लिए। तो मैंने कोशिश किया कि उन पे रिएक्शन ना दिया जाए। लेकिन बाकी की ऐसे 3 या 4 ही वीडियोस थे और कुछ एक वीडियोस ऐसे भी थे जिसमें बहुत, मतलब उन 3-4 वीडियो, 5 वीडियोस हैं ऐसे, 5 में से 3 वीडियोस ऐसे थे जिसमें लैंग्वेज जो है बहुत ही इस किस्म की थी कि मैं अपनी बहन के सामने नहीं बोल सकता। मेरे वीडियोस जो हैं मेरे पेरेंट्स भी देखते हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहता जिसकी वजह से आपके या मेरे पेरेंट्स, या आप अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहनों को बोलें कि ये वीडियो देख, तो उसमें ऐसे फॉल्स लैंग्वेजेस हों जिसकी वजह से, है ना। तो आई वॉन्टेड टू कीप इट लिटिल सिंपल विद द थिंग्स। कुछ भी ऐसा, हम किसी की क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी के एक्ट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन आप पर्सनल लेवल पे जाके जो आजकल के जो आम बोलचाल की भाषाओं में जो स्लैंग्स यूज़ होते हैं वो भी आप बोल रहे हैं, गलत वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आई डोंट नो, आई कांट टेल माई मॉम टू वॉच दिस वीडियो। ये ऐसा भी है, हो सकता है वो सही हो अपनी जगह पर एक शब्दों का चयन जो होता है ना, मेरे लिए वो भी बहुत मैटर करता है। तो इसलिए मैंने उन वीडियोस को नहीं देखा। ठीक है, पर ऐसे जो फॉल्स लैंग्वेज वाले जो वीडियोस हैं, मैं कोशिश करूँगा कि देखना तो खैर क्या है कि सजेशंस आते हैं, मैं खोल देता हूँ, कैमरा लेके बैठ जाता हूँ, रिकॉर्ड भी शुरू हो जाता है, फिर एक मोमेंट पे आके लगता है कि नहीं यार, इस किस्म के लैंग्वेजेस को अप्रिशिएट करना ठीक नहीं है, तो फिर मैं उसको हटा देता हूँ। बट थैंक यू सो मच। आपके और भी सजेशंस हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाता। अब देख रहे हैं जैसे कि 1.5 साल से घर पे था, तो आई वॉज लिविंग माई लाइफ। नाउ इट्स टाइम दैट वन शुड गेट बैक टू वर्क। तो वो भी है ना। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम एक वीडियो मैं दिन में डालूं, और जब टाइम होता है तो 2 भी डाल देता हूँ। तो हम अपनी क्रिया जारी रखेंगे, है ना। शैल वी, हैव वी गो। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, वंदे मातरम। आई थॉट देयर और समथिंग रॉन्ग विद सर वीडियो। आज जरा हम डिस्कस करेंगे दो चार चीजें आपके साथ। तो वन बाय वन हम चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सर एज अ इंडियन मुस्लिम
आप क्या समझते हैं कि इंडिया में जो है वो पाकिस्तान के बारे में इंडियन मुस्लिम्स क्या सोचते हैं? देखिए, एज एन इंडियन हु हैपेंस टू बी अ मुस्लिम, पाकिस्तान के बारे में लगभग हम लोग, ये एक हमारा ओपिनियन है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, कि पाकिस्तान का जो वजूद है उससे भारत का, हमारा मुस्लिम्स का डबल डबल नुकसान हो रहा है बनिस्बत हमारे देश सच है। के हिंदुओं के। क्योंकि हिंदू को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो भारत को खुशहाल नहीं देखना चाहता, उसके इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं इंडिया के साथ, 2-3 जंगें हमारी, 4 जंग हो चुकी हैं, टेररिज्म हो चुका है। तो बेसिकली जो हमारे देश का हिंदू है वो ये मान के चलता है दैट पाकिस्तान एज अ नेशन, इट इज नॉट अ फ्रेंडली नेशन टू अस। बट आपने मुझसे अगर पूछा एज अ मुस्लिम, मेरी पाकिस्तान से 2 शिकायतें हैं। एक तो एज एन इंडियन मेरी शिकायत है, जो हर हिंदू की शिकायत है, और दूसरी एज अ मुस्लिम जो मेरी शिकायत है कि सिर्फ हमारे मुल्क के लिए ही नहीं, हमारी कौम के लिए भी पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो डिटरमेंटल है। हमारी कौम को इंडिया में पाकिस्तान की सोच से, पाकिस्तान की हरकतों से नुकसान होता है। और आपका ये जो मंच है, इसको मैं इसलिए भी इस्तेमाल करना चाहता हूं, आप ये बात बोलना चाहता हूं इंडियन मुस्लिम से, कि हमारे 4 विवाद इस देश के इंटरनल हो सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो सकते हैं, किसी आइडियोलॉजी से हो सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वी शुड स्टैंड यूनाइटेड, यस। एंड वी शुड नॉट लेट और अलाउ पाकिस्तान की वो हमारी मुस्लिम साइकी को किसी भी तरह इंडिया में इन्फ्लुएंस करे टू सेटल आवर इंटरनल मिसअंडरस्टैंडिंग विद इन द नेशन, मीन्स विद इन इंडिया। लेकिन सर कहीं ना कहीं तो आप लोगों के ऊपर कुछ गलत हो रहा होगा जो पाकिस्तान ने पॉइंट आउट किया होगा, क्योंकि इंडिया से भी तो अगर हमारे यहाँ की माइनॉरिटी पे कुछ गलत होता है तो बताया जाता है, तो वो तो कोई हरज नहीं है बताने में। देखिए, जहां तक मेजॉरिटी की माइनॉरिटी को हैंडलिंग की बात है, मेजॉरिटी की माइनॉरिटी को, सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, यू आर अ वंडरफुल पर्सन। एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान एक डिफरेंट ऑर्बिट में है। वी आर नेशंस, सो वी आर रिवॉल्विंग इन दिस वर्ल्ड, इन जियोपॉलिटिकल जो हमारी सिचुएशन है दुनिया की, उसमें पाकिस्तान का भी एक अस्तित्व है, आई कैन नॉट डिनाई इट, इंडिया का भी है, बट हैंडलिंग द माइनॉरिटीज वी आर इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो हम लोग पाकिस्तान के मेजॉरिटी वहां की माइनॉरिटी से जिस तरह से बिहेव करती है, उसको इंडिया की मेजॉरिटी अपनी माइनॉरिटी से जिस तरह बिहेव करती है, इन दोनों चीजों को एक्चुअली कंपेयर नहीं करा जा सकता। अब इसको आप एक कॉम्प्लीमेंट भी मान सकते हैं और आप इसको एक रिमार्क भी मान सकते हैं, लेकिन इन दोनों चीजों को बस कंपेयर नहीं करा जा सकता। अगर हम इन दोनों की हैंडलिंग को टुवर्ड्स योर माइनॉरिटी अगर हम कंपेयर करेंगे, तो हम लॉजिक को डिससर्विस करेंगे, विच आई रियली डोंट वांट टू डू। तो सर आपके ख्याल से रिलेशंस अच्छे कभी नहीं हो सकते? जैसे पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया जाते हैं, आपके ख्याल से जाना चाहिए इंडियन फिल्म्स में, उनको काम करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए इंडियंस को? देखिए, बड़ी आसानी से एक बात बता दूं, जब 2 कुनबे होते हैं, हमारा एक कुनबा है भारत हिंदुस्तान, आपका एक कुनबा है पाकिस्तान, मैं दोनों का सम्मान करता हूं। ऐसा नहीं है कि आपने मुझे इस मंच पे बुला लिया है तो मैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करूं कि भाई मैं कुछ ऐसा बोलूं जो यहाँ की पब्लिक को अपील करे या पाकिस्तानियों को बुरा लगे। नो, ये मेरा कभी एटीट्यूड नहीं रहता, यू नो दैट। आपकी मुझसे शायद 2 बार बात हो चुकी है। देखिए, हमारे 2 कुनबे हैं, अगर एक कुनबे में दूसरे कुनबे का कोई आदमी आके किसी को कत्ल कर देता है, तो जिस कुनबे का आदमी कत्ल होता है उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसकी यह जिम्मेदारी है कि दूसरे कुनबे से वो दूर रहे। अब जरूरी नहीं कि दूसरे कुनबे का हर आदमी कातिल हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस ये कहती है कि भैया तुमने हमारे कुनबे का एक भाई को कत्ल किया है, एक भाई को, इसलिए हम तुमसे दूर रहना चाहते हैं किसी भी फॉर्म में। ये बात आप भी सोच सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट्स ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
पाकिस्तानियों को, इनोसेंट पाकिस्तानियों को मरवाया, तो आप भी ऐसा सोचिए, ये आपकी लिबर्टी है। आई एम नॉट हियर टू इंप्रेस माई ओपिनियन ओवर यू। तो ये बात हुई एक कत्ल की। मेरा ये मानना है कि सन 50 के बाद अगर हम सारी जंगें देख लें, हम कारगिल देख लें, हम पंजाब का टेररिज्म देख लें, हम कश्मीर का टेररिज्म देख लें, हम भारत में जो टेररिज्म हुआ उसको देख लें, तो हमारे फौजी मिला के, हमारे बेगुनाहों को मिला के, कश्मीरी भाइयों को मिला के, पंजाबी हिंदुओं को बुला के, सबको मिला के कम से कम 1.5 लाख हमारे कुनबे के ऐसे भाई हैं बेगुनाह, जिनको मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की वजह से कत्ल किया गया है। सो आप एक कॉमन सेंस से बताइए कि अगर एक कुनबे का आदमी दूसरे कुनबे के आदमी को कत्ल करेगा और मेरी यहां कोई शादी होगी, तो क्या मैं कत्ल करने वाले कुनबे से ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुलाऊंगा अपनी यहां शादी में परफॉर्म करने के लिए? भले ऑर्केस्ट्रा पार्टी में कोई भी कातिल ना हो, लेकिन मैं नहीं बुलाऊंगा। तो भारत मेरा कुनबा है। मैं ये मानता हूं कि आपके कुनबे ने मेरे कुनबे के बेगुनाहों का कत्ल कराया और करवाया है, इसलिए आपके कुनबे से हर तरीके से मैं पर्सनली तौर पे एज एन इंडियन एंड एज एन इंडियन मुस्लिम दूर रहना चाहता हूं। इसलिए मैं आपके स्टार से भी दूर रहना चाहता हूं, आपके कलाकार से भी दूर रहना चाहता हूं, आपके क्रिकेटर से भी दूर रहना चाहता हूं। बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे स्टार हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा नाचते हैं, वेरी गुड। लेकिन अगर मेरी गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी बनाए कि किसी भी कंडीशन में आपके कुनबे का आदमी हमारे कुनबे में नहीं आएगा, तो आई विल ऑलवेज वेलकम इट। और दूसरी बात, एक दूसरा ऑप्शन भी आपको देता हूं। अगर किसी आपके कलाकार को भारत आना है, तो माय गवर्नमेंट शुड हैव अ सिंपल पॉलिसी कि आप आइए, या परफॉर्म करिए, पैसा कमाइए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया एक ग्लोब है, इट इज एन ओपन वर्ल्ड नाउ। लेकिन इसका एक पैरामीटर होना चाहिए कि आपका कोई भी जब यहां कलाकार आएगा, ही शुड एडमिट कि यस, पाकिस्तान नर्चर्स एंड एक्सपोर्ट्स टेरर। अगर वो ये बात बोलता है, वी कैन वेलकम हिम। लेकिन अगर वो ये बात बोलता है तो वापस पाकिस्तान नहीं जा पाएगा ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको नहीं लेगी, यलगार हो जाएगा, उसके खिलाफ फतवे निकल जाएंगे। अगर वो नहीं बोलता है तो वी शुड नॉट वेलकम हिम। मेरी ये एटीट्यूड पिछले 20 साल से है, और चाहे यूपीए की गवर्नमेंट हो, चाहे एनडीए की गवर्नमेंट हो, मेरी इन दोनों गवर्नमेंट से ये शिकायत रहती है कि पाकिस्तान को हम लोग उस तरह हैंडल नहीं करते जिस तरह उस कुनबे को करना चाहिए जिसने हमारे कुनबे के 1.5 लाख आदमी शहीद किए हैं। लेकिन सर, आप लोग अपने यहाँ नहीं देखते कि आपके यहाँ कश्मीर में लोग खुद उठ रहे हैं, जो पाकिस्तान कहता है। पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर में जिस तरह के लॉकडाउन चल रहे हैं, जिस तरह का जुल्म भारतीय फौज कर रही है, उसकी वजह से वहां से लोग जो उठते हैं, तहरीकें उठती हैं, जो मूवमेंट्स उठती हैं, जो वो प्रोटेस्ट करते हैं, उसके रिजल्ट में ये सारी डेथ्स होती है जो आप बता रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को ब्लेम कर देते हैं। यानी आपकी वजह से कारगिल भी इस वजह से हुआ था कि कारगिल में सारे कश्मीरी लड़के पहाड़ों पर चढ़ के बैठ गए थे। आपके हिसाब से पंजाब टेरर भी कश्मीर की वजह से हुआ था। आपकी वजह से हिंदुस्तान में जितना टेरर फैला वो भी कश्मीर की वजह से हुआ था। देखिए, यही तो मैं आरजू जी कह रहा हूं। आप अपने को डिफेंड क्यों कर रही हैं? बिल्कुल ना डिफेंड करिए। मेरा सिंपल सा कहना यह है कि पहले भी मैंने कहा कि आपको अगर हमारे कंट्री से शिकायत है, अगर आपके कलाकारों को वो कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह पे यकीन करते हैं, अगर उनके लगता है कि हिंदुस्तान के काफिर, हिंदुस्तान की फौज कश्मीरियों पे जुल्म कर रही है, तो उनको तो वैसे ही हिंदुस्तान नहीं आना चाहिए। वो आते क्यों हैं? उन्हें नहीं आना। यही तो मेरा आर्गुमेंट है। देखिए आपसे कि अगर आप मानते हैं कि हम किसी मुसलमानों पर यहां जुल्म कर रहे हैं, तो आप हमारे मुल्क नाचने गाने ना आइए ना। यही तो मेरा लॉजिक था जो मैंने आपसे बोली। जब रिश्ते खराब हैं तो ना आइए, क्या जरूरत है आने की? सही, बिल्कुल। लेकिन सर, इसी में अगर हम चाइना की तरफ चलें, और चाइना ने क्या किया आपके साथ 62 के बाद? अब फिर चाइना जो है वो उसी तरीके से, चाइना और आपकी टेंशन चल रही है, और उसमें भी आप पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसमें भी आपके यहाँ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना का साथ दे रहा है। नहीं, ये आपने नहीं दे रहा। ये किसने कहा ये बात कि पाकिस्तान? आई रियली डोंट नो। शायद मुझसे आप बोल रही हैं तो सही बोल रही होंगी। देखिए, जहां तक चाइना की बात है,
कोविड के चलते हमारी जो स्प्रिंग एक्सरसाइजेज लद्दाख में होती थी वो नहीं हो पाई, वहां बर्फ पड़ी थी, बर्फ पिघल रही थी। रात के अंधेरों में जब हमारे फौजी तैनात नहीं थे, चाइना जो डिस्प्यूटेड एरिया, वो चाइना डिस्प्यूटेड एरिया जिसको बोलता है, वहां पर घुस आया। ठीक, अब हाल में पैंगोंग के साउथ शोर पे, साउथ पैंगोंग में आज से 15 दिन पहले चाइना ने घुसने की कोशिश करी जब हमारे फौजी वहां तैनात थे। करेक्ट। तो क्या चाइना वहां पर घुस पाया? ये एक्चुअली 1 साल पुराना वीडियो है, तो इसलिए ये जो बातें हो रही हैं वो उस टाइम की हो रही हैं, तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस, बट मिस्टर रिजवान इज़ अ ग्रेट गाय, आई एम लाइकिंग हिम। हमारे फौजी जब से, जिस दिन से एक्टिव हुए हैं, क्या चाइना 1 स्क्वायर इंच भी हमारी जगह ले पाया? चाइना ने हमारे साथ कुछ भी किया हो, आप ये लोग ये बात देखिए कि हमारी गवर्नमेंट चाइना का जवाब क्या दे रही है। सोल्जर टू सोल्जर, वेपन टू वेपन, टैंक टू टैंक, फील्ड गन टू फील्ड गन, हम मैन टू मैन का उनके साथ जवाब दे रहे हैं। तब से लेके आज तक आपको हमारे डिफेंस मिनिस्टर, आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर कि किसी भी बात में ऐसा लगा हो वो हैरान परेशान हैं, घबरा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, अमेरिका से कह रहे हैं कि हमारा सेटलमेंट करवा दो, यूनाइटेड नेशन से कह रहे हैं कि हमारा सेटलमेंट करा दो, तब आप तो ये बात कह सकती हैं कि चाइना ने हमारे साथ क्या कहा। देखिए, कोई भी हमारे कंट्री में मोदी जी के कोई भी कमी निकाले, बहुत से लोग कमी निकालते हैं, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन जहां पर तक नेशनल सिक्योरिटी की बात है, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात है, तो इस कंट्री में 2 ऐसे लीडर्स हुए हैं जिनकी नियत पर और जिनकी क्षमता पर शक नहीं किया जा सकता। 2 लीडर, मैं देखिए न्यूट्रल कमेंटेटर, वाजपेयी, ओके, ना मैं सेकुलर कमेंटेटर हूं, ना मैं राइट विंग का कमेंटेटर हूं, आई एम एन इंडियन कमेंटेटर। 2 लीडर, एक इंदिरा गांधी, दूसरे नरेंद्र मोदी। नो डाउट। जब तक इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी सर वाज आल्सो लेजेंड, बट नो डाउट इंदिरा गांधी ऑल्सो, लाइक जब हम सुनते हैं पुराने न्यूज़ में जो उन्होंने किए थे इंडिया के डिफेंस सिस्टम को लेके, क्योंकि परमाणु बम का भी जो इनिशिएटिव था इंदिरा गांधी का ही था, उस टाइम पे सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जाके हुआ। तो हाँ, शी वॉज लेजेंड। हमारे साथ थी तो हमारे बॉर्डर्स और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सेफ थी। यस, नो डाउट अबाउट इट। चाहे आप सिक्किम उठा के देख लें, चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार देख लें, चाहे 71 देख लें, नरेंद्र मोदी जी के भी साथ कम से कम, इंदिरा जी में भी कुछ कमी थी, मोदी जी में भी कुछ कमी है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को लेके, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके जो भी नरेंद्र मोदी जी पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो आदमी इलॉजिकल है, वो बायस है, वो प्रेजुडिस्ड है। तो जब तक नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पर बैठे हैं, जब हमारे फौजी तैनात हैं, चाइना 1 स्क्वायर इंच अंदर नहीं आ सकता, और अगर आने की कोशिश करेगा, मैं कभी भी वॉर को प्रमोट नहीं करता हूं, एडवोकेसी नहीं करता हूं, रेटोरिक नहीं करता हूं। पाकिस्तान के लिए भी याद है, मैंने एक बार आपसे ये कहा था कि जो भी पाकिस्तान से वॉर की बात करते हैं वो गलत करते हैं, जो रिमेंबर मैंने आपसे बात बोली थी। पर चाइना के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर चाइना अंदर आने की कोशिश करेगा तो ये देश लड़ाई के लिए तैयार बैठा है, एक एक नागरिक तैयार बैठा है। हम एक रोटी कम खा लेंगे, हम पेट्रोल महंगा खरीद लेंगे, हम अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, हम अपने खर्चे कम कर देंगे, हम अपने घर का गवर्नमेंट मांगेगी तो जैसा 65 में हुआ था, हम अपने घर के सोने चांदी गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन 1 स्क्वायर इंच भी चाइना को ना हमारी सरकार देगी ना हम देंगे। तो चाइना हमारे साथ क्या कर रहा है और हम चाइना के साथ क्या कर रहे हैं, इसके लिए आप प्लीज 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 परेशान ना होइए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप समझते हैं डॉक्टर साहब कि एज अ लॉयर, जैसे आप जो चाइना और इंडिया के दरमियान जो एग्रीमेंट है कि जी गोली नहीं चलेगी, तो ये पाकिस्तान और भारत भी क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हर रोज जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे लोग मारे जाते हैं, चाहे वो इधर के हों या दूसरी साइड के हों। बिल्कुल, ये बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है देखा जाए तो ना, क्योंकि चाइना के जो सैनिक हैं वो दे आर एक्चुअल सोल्जर्स, और कश्मीर में जो आते हैं वो आतंकवादी हैं, दे आर नॉट सोल्जर्स। तो फ़र्क है ना यार, वो डिस्प्यूटेड लैंड है, ये डिस्प्यूटेड नहीं है, ये ऑक्यूपाइड है। ये कौन सा लॉजिक है? आई मीन यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंज ना, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है। मैं वेरी गुड क्वेश्चन, मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल जवाब दूं। देखिए, चाइना हमारा लाख दुश्मन हो जाए, लाख दुश्मन,
but China is a regular nation Yes. with a single power center. तो चाइना से हमारी वॉर भी हो सकती है, तो सीज फायर भी हो सकता है, तो सेटलमेंट भी हो सकता है। और अगर हमारे बैक चैनल या पॉलिटिकल या मिलिट्री डिस्कशन, मीडिएशन चाइना के साथ चल रहा है, तो वी नो कि दे हैव ए सिंगल पावर सेंटर। ओके, बट अनलाइक पाकिस्तान के साथ देखिए, आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एज ए नेशन जो है वो ये है कि आप लोगों की यहां कोई सिंगल पावर सेंटर नहीं है, Correct. जिससे हमारी गवर्नमेंट Correct. बात करके एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे। आपकी यहां इलेक्टेड गवर्नमेंट भी एक देखिए Yes. पावर सेंटर है, मिलिट्री है, आपकी यहां आर्मी भी एक पावर सेंटर है, आईएसआई है। विद इन द आर्मी आपके यहाँ आईएसआई भी एक पावर सेंटर Yes. है, एंड इन तीनों के अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स भी आपके यहाँ एक पावर सेंटर है। Fantastic. अब जब कारगिल का युद्ध लड़ा गया Yes. और 3000 आपके, मैं चलिए उनको इज्जत देने के लिए आपका चैनल है, लड़ा के ही बोल देता हूं, टेररिस्ट नहीं बोलूंगा, प्राइवेट लोग, सिविलियन लोग आके कारगिल की पहाड़ियों पर बैठ गए, तो आप ही के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि ये हो रहा है। आपके प्राइम मिनिस्टर, मेरे प्राइम मिनिस्टर नहीं। तो यू शुड वेल अंडरस्टैंड कि आपका स्टेट ऑफ गवर्नेंस क्या है, कि आपकी आर्मी, आपकी आईएसआई 3000 लड़ा के, उनको वेपन्स देके, गोलियां, खाना रसद देके एक दूसरे के बॉर्डर पर भेज देते हैं और वहां से वो गोलीबारी शुरू कर देते हैं, और आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसी कंट्री के साथ कोई भी बातचीत कंट्री कैसे हो मोहतरमा सकती है? डील नहीं कर सकती। Exactly. चाइना के साथ कर सकती Exactly. है, चाहे वो हमारा लाख दुश्मन हो जाए। चाइना के साथ सिर्फ डील क्या, मतलब इट्स मोर देन $100 billion ट्रेड दैट वी डू एवरी ईयर विद चाइना। पाकिस्तान के साथ नहीं है ऐसा। इनफैक्ट अर्लियर पाकिस्तान वाज द मोस्ट फेवर्ड नेशन, दैट स्टेट वाज गिवन बाय इंडिया, बट उसके बाद क्या उन्होंने। सर जैसे FATF अभी आ रहा है अक्टूबर में, और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, लेकिन पाकिस्तान को जो टेररिज्म का बार बार कहा जाता है, उस पे यानी एलिगेशंस लगती हैं, तो वो तो बहुत हमने खुद भी भुगता है, और हमने अफगानिस्तान की वजह से भी हम अभी तक उसको फेस कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि FATF के अनाउंसमेंट से पहले पाकिस्तान ने काफी सारे लोगों को बंद भी किया है, हाफिज सईद और मसूद अजहर, इस तरह के नाम जो आ रहे थे, आपको लगता है कि कुछ बेहतरी होगी, कुछ आगे बढ़ेंगे? देखिए, मेरे घर के बबूल में, मेरे घर के बगल में पड़ोसी के यहाँ एक बहुत बड़ा बबूल का झाड़ है। अब गवर्नमेंट ने यह कहा कि भैया कोई भी आदमी बबूल नहीं उगाएगा जिससे पड़ोसियों को परेशानी होती है, और घर घर जाके हम चेक करेंगे। तो जब मेरे पड़ोसी को यह पता चला कि घर की चेकिंग होने वाली है, तो उसने अपने बबूल के जो कांटे होते हैं, बबूल कांटों से पहचाना जाता है, उसने कटर लेके पूरे बबूल के कांटे काट दिए कि देखो भैया मेरे यहां तो बबूल है ही नहीं। अच्छा। तो जब अगली बरसात पड़ेगी फिर से कांटे निकल आएंगे। मुझे पता है कि मेरे पड़ोसी ने अपनी मानसिकता में बबूल बो रखा है मेरे देश के प्रति। अब वो थोड़े दिन का ड्रामा करने के लिए, सैंक्शन ना लगे, ये परेशानी ना हो, वो परेशानी ना हो, ये कांटा काट दे, ये वो कांटा काट दे, उसको अरेस्ट कर ले, उसको जेल में भेज दे, उसको हाउस अरेस्ट कर ले, किसी को बैन कर दे। ये वैसा ही है जैसे टेम्परेरी तौर पे बबूल के आप कांटे काटिए, बरसात होगी फिर कांटे निकल आएंगे। जब ये FATA की प्रॉब्लम हटेगी, जो आपके यहाँ 3 नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, एक नॉन स्टेट एक्टर है पावर सेंटर, एक आर्मी है, एक ISI है, फिर ये उस बबूल के पेड़ में रसद डालेगी, खाद डालेगी, पानी डालेगी, फिर कांटे निकल आएंगे। तो FATA, भाई साहब, हेड्स ऑफ टू दिस जेंटलमैन। रिजवान साहब तुसी ग्रेट हो सर जी, कमाल है यार, मतलब क्या एग्जाम्पल दिया है ना इन्होंने। टोटली रिलेटेबल। और वो ऐसा हुआ भी क्योंकि 1 साल पुराना है ये वीडियो, और 1 साल के दरमियान अब जाके जो अफ़गानिस्तान में हालत हैं और जो पाकिस्तान में हालत हैं, वो जस्टिफाई करती है इस स्टेटमेंट को कि जो रिजवान साहब ने कहा वो कितना सटीक और सही था। कमाल है यार, विजनरी मैन है। पाकिस्तान के साथ क्या करता है
ग्रे में रखता है, व्हाइट में रखता है, ब्लैक में रखता है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एज ए कमेंटेटर, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। वो इस बारे नहीं है क्योंकि मुझे पाकिस्तान की नीयत के बारे में तो पता है ना। आप किसी भी लिस्ट में चले जाइए, ग्रे में, व्हाइट में, ब्लैक में, नीयत मुझे पता है। जहनियत में बबूल उगा हुआ है। आज नहीं ना कल फिर वो उनके कांटे मेरे देश में आएंगे, मुझे चुभेंगे, मेरे भारतवासियों को चुभेंगे। तो पाकिस्तान चाहे जितना भी कोशिश कर ले, ड्रामा कर ले, मैं चाइना पर यकीन करूंगा, मैं इंडिया का कोई और दुश्मन, अफगानिस्तान पर भी यकीन करूंगा, मैं इराक पे यकीन करूंगा, मैं बांग्लादेश पर यकीन करूंगा, मैं सऊदी पर भी यकीन कर सकता हूं, यूएई पे कर सकता हूं, लेकिन पाकिस्तान पर एज अ कमेंटेटर ना मुझे कभी यकीन था, ना है, और ना कभी होगा। ये मेरा यकीन है कि जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की बात करेगी, चाहे यूपीए हो। Look at the face of Arju Kazmi. She's so uncomfortable right now. She must have not expected these kind of comment and statement from the Indian Muslim special. क्योंकि इन लोगों को तो लगता है कि सारे के सारे हिंदुस्तानी मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। भाई ये सच नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमान जो है बहुत जागरूक है। हाँ, एक तबका जो है वो बहुत ही गफलत में जीता है अभी भी। एक तरफ जैसे लोग हैं तो दूसरी तरफ रिजवान साहब जैसे लोग भी हैं, है ना। और आई थिंक मेजॉरिटी जो है वो रिजवान साहब जैसे लोग हैं जो देशभक्त हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं और इसकी भलाई के लिए काम करते हैं। आई एम रियली लाइकिंग दिस कॉन्वर्सेशन यार। जिसने भी सजेस्ट किया है ये मुझको, थैंक यू सो मच गाइस। लेट्स गो अहेड। चाहे एनडीए हो, वो नादान है, उसे मुझसे पहले बात करनी चाहिए। मैं मना कर दूंगा भाई ये बेवकूफी बिल्कुल ना करो। और अगर मोदी जी भी पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की बात करेंगे तो एक आवाज मोदी जी के खिलाफ गारंटेड है इस देश से उठेगी, वो होगी डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद एडवोकेट की। वाह, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब ये है कि वो जो बबूल का पेड़ है ना वो पाकिस्तान है, और जो कांटे हैं ना वो टेररिज्म है। तो कितना मर्जी छिलके निकाल दो, वो कांटे, है ना, जब बारिश आएगी, जब उसमें खाद पड़ेगी तो वो फिर उगाएंगे। ये तो अब बहुत सख्त बात कर रहे हैं। सख्त मैं बात इतना कर ही रहे सख्त हैं हूं पाकिस्तान को लेके, वाह। जिसने 1.5 लाख मेरे बेगुनाहों को शहीद कर दिया, मेरी बहनों को बेवा कर दिया, मेरे देश के छोटे छोटे बच्चों को यतीम कर दिया, उस कुनबे के लिए मैं इतना ही सख्त हूं। और इंशाल्लाह कब्र तक जाने तक मैं इतना ही सख्त रहूंगा। अगर 130 करोड़ हिंदुस्तानी भी मेरे खिलाफ हो गए तो मैं अपने 140 अब तो सर 140 कन्विक्शन से और अपने यकीन से बाल बराबर भी पीछे नहीं हटूंगा। बहुत बढ़िया सर। मेरी तो ख्वाहिश है कि एक दिन आपका ये ओपिनियन चेंज हो। लेकिन सर अभी थोड़े दिन ख्वाहिश पूरी नहीं होने पाकिस्तान में वाली। शिया सुन्नी जो है वो एक टेंशन चल रही थी। आपके ख्याल से ऐसा क्यों होता है और क्या इसका इफेक्ट भारत पे भी पड़ सकता है? देखिए, जहां तक भारत की बात है, यहां पर शिया सुन्नी जो इश्यूज थे वो अगर आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो सॉर्ट आउट होते जा रहे हैं, वो सॉल्व होते जा रहे हैं। जो हमारे लखनऊ एक बहुत बड़ा शिया सेंटर है नॉर्थ इंडिया का, यहाँ पर हर साल हर दूसरे साल कोई ना कोई ऐसा मुहर्रम में पथराव हो जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ सॉर्ट आउट हो गई है। गवर्नमेंट्स ने भी आपस में इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह सेटल किया है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान में विद इन द कम्युनिटी बहुत सारे फ्रिक्शंस हैं, सिर्फ शिया सुन्नी नहीं है, शिया सुन्नी हैं, फिर पंजाबियों से बहुत से आप लोगों के से इश्यूज हैं, पंजाबी बंगालीज के कितने बड़े इश्यूज रहे हैं, बलूच के साथ आप लोग के इश्यूज हैं, अहमदियाज के साथ आप लोग के इश्यूज हैं। अहमदियाज भाई साहब, अहमदियाज, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था किसी का, तो पाकिस्तानी ऑथर हैं वो बेसिकली, तो उन्होंने बताया कि अहमदियाज का वो हाल कर रखा है कि उनको इंसान नहीं समझते हैं। उन लोगों को पासपोर्ट तक इशू नहीं होता है। अगर आप अहमदिया हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, और अगर आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है तो आप लिखित में देते हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मतलब दे डोंट कंसीडर अहमदियाज एज मुस्लिम। और आज अगर हम अपना कश्मीर, जो हमारा कश्मीर है श्रीनगर, उसको तश्तरी पर रखकर आपके हवाले कर दें, आपको दे दें, कहें भैया चलो
ये हिस्सा भी तुम्हारा हुआ, तो यकीन करिए आने वाले 5 से 10 साल के बीच में पाकिस्तान इन्हीं कश्मीरियों के ऊपर जूते, डंडे और गोली चला रही होगी, और इनसे भी आप लोगों के इश्यू हो जाएंगे। आप लोगों के इश्यू बहुत होते हैं मोहतरम। सो ट्रू। जूते, डंडे और गोली नहीं चला रही होगी भाई साहब। जैसे कश्मीर, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में इन्होंने किया है कि वहाँ से कश्मीरी जो थे, वहाँ के जो मूल निवासी थे, उन सबको प्रोसिक्यूट कर दिया इन लोगों ने। पर पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, आई एम सेइंग दिस एज पर दी things that I have read and videos that I have watched from Indian perspective and the Pakistani perspective also, कि वहाँ पे कश्मीरी भाषा का, कश्मीरी ज़ुबान का पूरी तरीके से ख़ात्मा हो चुका है। उसके कल्चर का, मतलब कश्मीरी फूड, कश्मीरी कल्चर, कश्मीरी लैंग्वेज, कश्मीरी हेरिटेज जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे अब आपको मिलेंगे पंजाबी स्पीकिंग पीपल, है ना। तो मतलब अब वही कश्मीर के साथ भी करेंगे ये लोग, क्योंकि इनका कोई मुद्दा है ही नहीं मुसलमान वाला। तो इनका मुद्दा है कश्मीर की ज़मीन से, वहाँ के पानी से, पता नहीं और क्या क्या मुद्दे हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर मुझको। नहीं सर, पाकिस्तान में इश्यू तो होते हैं जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन मैं एक आम बात कर रही हूँ कि जो शिया सुन्नी में इश्यूज होते हैं, आपके ख्याल से क्यों होते हैं? एक दूसरे को बर्दाश्त क्यों नहीं कर रहे कहीं भी? देखिए, अब ये तो फिर हम लोगों को 1400 साल पहले जाना पड़ेगा। ये तो पूरी इस्लामिक स्टडी शुरू हो गई। ठीक, हम लोग कहते हैं कि अमेरिका ने, यूरोप ने मुसलमानों में आपस में लड़ाइयां करा रखी हैं, ये झूठ है, ये अमेरिका गुमराह करता है। ये झूठ है। अरे साहब, मुसलमान तो तब से लड़ रहे हैं जब से अमेरिका की खोज नहीं हुई थी। जो बात, उससे 700 साल पहले से मुसलमान लड़ रहे हैं, जब अमेरिका, लोगों को पता नहीं था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यस, इसको ढूंढा ही नहीं गया था। जब यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, द डार्क एजेस ऑफ यूरोप चलती थी। यूरोप तो क्रूसेड्स के टाइम पर 1100-1200 एडी में जाकर ऑर्गेनाइज हुआ है थोड़ा सा, जब क्रूसेड्स हुए हैं मिडिल ईस्ट में, यूरोपियंस आए हैं क्रिश्चियनिटी को का वर्चस्व फिर से कायम करने के लिए। शिया सुन्नी तो पहले से लड़ रहे थे। पर अगर आप मुझसे पूछें, आई एम अ पक्का सुन्नी मुस्लिम। शिया भी मेरे भाई हैं, अहमदिया भी मेरे भाई हैं, बलूच भी मेरे भाई हैं, कश्मीरी, मैं कोई फर्क नहीं समझता हूं। हिंदू मेरे भाई हैं, सब मेरे भाई हैं, ईसाई मेरे भाई हैं, ज्यूज मेरे भाई हैं। एज अ ह्यूमन, एज अ मुस्लिम, एज अ सुन्नी या व्हाट्सएवर, मुझे सिखाया ही नहीं गया मोहतरमा। मेरे डीएनए में वो चीज नहीं है। मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया ही नहीं कि मजहब के नाम पर, मान्यता के नाम पर, पूजा के नाम पर, नमाज के नाम पर, नमाज के तरीकों के नाम पर किसी से भी दुश्मनी करो। मेरे सिस्टम ही में वो चीज नहीं है। तो सड़कों पे बच्चे नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? ट्रैफिक क्यों रोक दी जाती है? रिजवान साहब की स्कूलिंग थोड़ी गलत हुई है, मुझे लगता है। इनको सिखाया नहीं गया, क्योंकि मैं इस किस्म की बातें अक्सर सुनता नहीं। मतलब ये तो वीडियो की बात है, इन जनरल लाइफ भी नहीं सुनता। 2 दिन पहले एक मैं वीडियो देख रहा था कि मतलब कुछ महिलाएं जो हैं सड़कों पे औरतों को, बच्चों को, स्पेशली नाबालिग बच्चियों को रोक रोक के उनको ज़बरदस्ती बुर्का पहना रही थी, इन्फ्लुएंस कर रही थी उनको बुर्का पहनने के लिए। ये सब क्या है? सर, ऐसा हो सकता है कभी आपको लग रहा है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए और कम से कम टूरिज्म दोनों कंट्रीज की ओपन होनी चाहिए कि एक दूसरे के मुल्क में जा सकें और टूरिज्म थोड़ी सी चल सके। बाकी चीजें तो जो डिफरेंसेस हैं वो तो है कश्मीर का, उसको अगर पाकिस्तान में जो घूमने लायक जगह है ना, वो है पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि हमारा है। आई एम श्योर कि एक दिन वो हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा। और उस तरफ देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा, जो कि पठानों का है, और वो भी अलग, वो उस डोरेंट लाइन को नहीं मानते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी अलग हो जाएगा एक दिन। तो मतलब उसके अलावा क्या रह जाता है? पंजाब नहीं, पंजाब, हमारे हिंदुस्तान का पंजाब ज़्यादा खूबसूरत है। जिन्हें लाहौर नहीं देखा, आई डोंट बिलीव इन दैट फिलॉसफी। आई डोंट नो क्या है मतलब पाकिस्तान में देखने लायक और क्या। मैंने बहुत सारे टूरिस्ट ब्लॉग्स देखे हैं पाकिस्तान के, मुख्तलिफ़ मुल्क के जो ब्लॉगर्स हैं उनके मैंने ब्लॉग्स देखे हैं जो पाकिस्तान घूमने जाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि वहाँ की जो आम आवाम है,
आम जनता है वो बहुत हॉस्पिटेबल है, बहुत मतलब है ना, अपने मेहमानों की इज़्ज़त करती है, मेहमान नवाजी में वो बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। लेकिन आम जनता की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात हो रही है, लीडर्स की बात हो रही है ना, दो मुल्कों के बीच के रिश्तों की बात हो रही है। और वो रिश्ते तब तक नहीं सुधर सकते जब तक कि ऊपर टॉप लेवल पे वो चीज़ें शॉर्ट आउट नहीं हो जाती जो दिक्कतें हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है पाकिस्तान की मिलिट्री क्रिएट करती है, उसको फ़ंड वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है ना। वहाँ के गरीब बच्चों को मतलब भर्ती किया जाता है, नमाज जो मदरसा छाप बच्चे हैं वहाँ के, यहाँ पे भी हैं मदरसा छाप बच्चे, लेकिन एटलीस्ट अब यहाँ पे मदरसा छाप बच्चे वो बच्चे नहीं रहेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा बहुत इनिशिएटिव लिया गया है इस गवर्नमेंट के द्वारा कि एक हाथ के बच्चे के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप कंप्यूटर भी होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे ऐसा कुछ सीन है। बट एनीवेज लेट्स गो हेड। साइड पे थोड़ी देर के लिए कर दें, बाकी कुछ हो सकता है कि आपस में लोग आए जाएं और टूरिज्म स्पेशली। नहीं यार, एक आपसे हाइपोथेटिकल बात कहूं, जैसे पूछा जाता है ना कभी मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड होता है कि अगर आप एक दिन के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो आप क्या करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद देश के एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो हाइपोथेटिकल बात है, मजाक की बात है, लेकिन गंभीरता से लीजिएगा कि अगर मेरा बस चले तो मैं अरेबियन सी कच्छ से लेकर कश्मीर तक लोहे की सलाखें बिछवा दूं पूरे बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ, कि सिर्फ परिंदे और हवा उधर से आए और इधर से उधर जाए। और पानी, जब तक नहीं, पानी हमारे यहाँ से जाता है सॉरी, मेरे देश का एक भी मासूम शहीद बेगुनाह खामखा किसी एजेंडे के चलते या मजहबी दुश्मनी के चलते या पॉलिटिक्स के चलते मेरे देश का शहीद किया जा रहा है, तब तक पाकिस्तान से सिवाय हवा और परिंदों के मेरे देश में कोई नहीं आना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान से दोस्ती को प्रमोट करती है या आगे करेगी, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। पाकिस्तान से हमारा मोहतरमा सिर्फ एक रिश्ता हो सकता है कि हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं हो सकता है जब तक आप हमारे बेगुनाहों का खून बहाती रहें। जो बात सर ये आपकी एलिगेशन है, आप तो ऐसे परिंदे, जब तक आप हमारे बेगुनाहों की खून बहाती रहेंगी, मतलब ये आरजू काज़मी जी से नहीं है, ये पाकिस्तान मुल्क से है, गवर्नमेंट से है, आईएसआई से, आर्मी से है। लेकिन जो बात यार मैंने इतनी बेबाकी से बोलते हुए किसी हिंदुस्तानी मुस्लिम को पहले नहीं सुना। आई एम सॉरी टू से दिस, बट आई नो बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई देखेंगे शायद मेरा वीडियो, वैसे तो बहुत कम देखते होंगे पर कुछ तो देखते ही होंगे, पर मैंने नहीं सुना इस किस्म की बोल्ड स्टेटमेंट बाय एनी मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम ऑल्सो। कमाल है यार, गजब है। से भी डर जाते हैं, कबूतर भी पकड़ लेते हैं आपको। नहीं, वो इस मारे पकड़ लेते हैं ना, कबूतर के बहाने ड्रोन भेज देते हैं, पिस्टल और AK-47 लेके। थैंक यू सो मच। कभी आपकी ओपिनियन चेंज और अच्छे ताल्लुकात हो। बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह मुझे लगता नहीं चेंज होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा। ऑसम यार, ऑसम। आई वांटेड टू से दिस भाई, मिस्टर रिजवान अहमद इज़ लेजेंड, इज़ लेजेंड। मुझे उनके कुछ वीडियोस पहले भी रेकमेंड हुए थे मेरे यूट्यूब चैनल में, पर मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन ये वीडियो मुझे सजेस्ट किया था हमारे एक व्यूअर ने, तो थैंक यू सो मच यार, ही इज़ लेजेंड। जो भी उन्होंने कहा, एक इंडियन होने के पर्सपेक्टिव उन्होंने जो कुछ भी कहा, मैं उन सब से एक एक लफ्ज़ से इत्तेफाक रखता हूँ। और मुझे लगता है कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, सबको इस किस्म के ख़यालात रखने बहुत ज़रूरी हैं। इस किस्म की उनका तसव्वुर इस किस्म का होना चाहिए जहाँ पे ये सारी चीज़ें एटलीस्ट देख सकें, समझ सकें, इस किस्म की हिपोक्रेसी को समझ सकें। जो आरजू काज़मी ने सवाल पूछे, मैं एक्चुअली बहुत सारे सवालों से तो कोई मतलब बहुत इनवैलिड सवाल थे वो, लेकिन उसका जो जवाब दिया है रिजवान साहब ने वो बहुत काबिल तारीफ़ था। मज़ा आ गया मुझको।
तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी इस वीडियो को देखने में उतना ही मज़ा आया होगा जितना कि मुझको आया है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं आपसे आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू टुडे। मेरा नाम सुशील है, तो जो भी यहाँ तक देखेगा उसको एटलीस्ट मेरा नाम मालूम है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स एंड सजेशंस। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।